सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग एक नया पग रखने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग इस तरीके के जो आयोजन है उनका आयोजन करते रहेंगे भविष्य में भी। और आज सबसे अच्छा अवसर है, आज हिंदी दिवस है, तो आज से ही हम इसका प्रारंभ करते हैं। और आज का जो परिचर्चा का विषय है वह, जैसे कि बिंदु आपने नोटिस में देख लिए होंगे, सूचना में, क्षमा कीजिए, हिंदी का इतिहास। और फिर उसके बाद हिंदी के विकास के लिए किए गए प्रयास साहित्यकारों द्वारा। उसके बाद थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे हिंदी के बदलते रूप में, कि कैसे कैसे रूप बदलता गया हिंदी का और उसके कारण क्या थे। और सबसे प्रमुख बिंदु होगा परिचर्चा का, वो होगा आज की हिंदी, आज के परिवेश में हिंदी का रूप किस प्रकार बदला है और कहाँ से हिंदी कहाँ पहुंची है। तो प्रमुख विषय जो है वो सब हमारे काम का प्रमुख विषय सबसे अधिक यही है। बाकी तो इतिहास में आप सब लोगों ने पढ़ा है, सबको काफी हद तक जानकारी है, काफी आप सब लोग लगभग लगभग इस बात से की जानकारी रखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब शुरू हुआ, कौन सा मध्यकाल था, कौन सा आदिकाल था, कौन सा वर्तमान काल है। तो किस काल में क्या हुआ, साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ, काफी हद तक आप लोग परिचित हैं, तो साहित्यिक ज्ञान है उन्हें। और प्रारंभ करते हैं सबसे पहले संक्षिप्त रूपरेखा से, जो कि अभी मैंने बताई आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे, मोटी मोटी बात हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो मैं गुंजित से पूछता हूँ, गुंजित आप बताइए हिंदी का जो इतिहास है वो कब प्रारंभ हुआ। काव्य साहित्य की बात कर रहे हैं, तो हिंदी, जो भाषा को हिंदी नाम मिला वो किस शताब्दी में हुआ, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी सर। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार करता हूँ, माँ शारदे लेखनी को नमन करता हूँ। तो आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ साहित्यिक गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मुझे कहा गया है हिंदी भाषा का कैसे मतलब बढ़िए उस पर प्रकाश डालने को। तो हिंदी देखा जाए तो हिंदी जो नाम पड़ा है, पहले उस पर बात करते हैं। हिंदी जो भाषा का नाम पड़ा है ये सिंधु शब्द से आया है। तो वो सिंधु नदी के इस तरफ जो लोग रहते थे उनको ही ईरान के लोग उधर की भाषा में स को ह की तरह बोला जाता था, जिसके कारण हिंदू और उसी को बदलते बदलते उसका रूप हिंदी हो गया। तो जिस प्रकार से हिंदी नाम पड़ा, हिंदी देखा जाए तो संस्कृत की बेटी है। संस्कृत माँ है हिंदी की, संस्कृत ही नहीं और इसके अलावा और भी कई भाषाएं हैं जिन्हें कहा जा सकता है हिंदी की मौसी। जैसे और भी कई भाषाएं हैं, प्राकृत हो गई, इसके अलावा अ, भोजपुरी, अवधी आदि इनके शब्द बहुत मिलते हैं। तो करीब 1400 के सन 1400 के आसपास जब सन 1400 के आसपास मतलब उससे पहले भी काव्य होता आया है, लेकिन जो भाषा का नाम पड़ा वो लगभग सन 1400 के आसपास से पड़ा। और मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सन दिए गए, लगभग सन 1400 के आसपास पड़ा। उसमें कई कवियों ने, कई शायरों ने इसको प्रयोग में लिया। जैसे एक नाम आता है आमिर खुसरो जी का, जिन्होंने जो एक अरबी फारसी के बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन वो हिंदी में भी इनके कई शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो तत्सम शब्द थे जिनको संस्कृत से सीधा लिया गया था।
और वो ही आगे चलकर हिंदी का रूप उन्हीं शब्दों ने आगे चलकर हिंदी का रूप ले लिया। मुख्य रूप से जो दिल्ली, आगरा, इनके आस-पास के जगहों पे जो भाषा बोली जाती थी, उसको हिंदी कहा जाता था। तो यहाँ से उपजे और भी जो भाषाएँ थी आस-पास की, उनसे जो-जो शब्द आए, उनको मिला के आगे चलते-चलते और भी कई ऐसे कवि हुए आगे भी, जैसे उसके बाद में तुलसीदास जी हुए, जो जिन्होंने श्री रामचरित मानस रची, और वो हिंदी के कविता के रूप में देखे, धर्म के रूप में देखे, जीवन के रूप में देखे, सबके रूप में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जिसको सभी हिंदी भाषी, न केवल हिंदू धर्मों के लोग भी जिसको पढ़ते हैं, जो आजकल सभी के घरों में जो आजकल सभी के घरों में उपलब्ध होती है। तो वो रामचरितमानस, वो तुलसी जी ने हिंदी में रची, और मैं सौभाग्य मानता हूँ बनारस की नगरी से पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो इस प्रकार से हिंदी और भी आगे कई कवि आगे चलकर हाल ही में हुए, दिनकर, मैथिली शरण गुप्ते और अन्य ऐसे बहुत से कवि जो आगे भी हुए और अब भी हो रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास था, इसके अलावा भी बहुत है, पर अभी उसमें नहीं क्षमा जाता चाहता हूँ। हूँ, मैं रोकूंगा आपको गुंजित, हम फिर आएंगे आपके पास वापस लौट के। जी तो सर। बहुत सारी बातें आपने इस हिंदी के जो निश्चित रूप से सभी के लिए लाभकारी होंगी, सभी को इस विषय की जानकारी होगी। और आपने जो बताया जिस तरीके से कि वास्तव में हिंदी का जो इतिहास है वो सिंधु नदी के ऊपर, जो सिंधु सभ्यता है जिसको कहते हैं ना, उसके आधार पर बनी है ये, और हिंदी नाम उसी के आधार पर पड़ा है। और जो बोली आपने वो ये कि इतिहास करीब करीब उसके पहले तो नहीं, 1000वीं ईस्वी जो थी ना, वहां से हिंदी का कुछ कुछ इतिहास मिलता है। और उसके बाद 1400 ईस्वी तक काफी सारे रचनात्मक परिवर्तन होते रहे, उतार चढ़ाव आते रहे हिंदी के जीवन में। और उसके बाद जो असल में क्या था उस समय पे सारी चीजें, उससे पहले हिंदी कोई नाम नहीं हुआ करता था, खासतौर से कविता में तो अपभ्रंश का प्रयोग ज्यादा होता था उस समय। तो उसके बाद जो विकास हुआ हिंदी का वो हुआ 1400 के बाद। तो उसके बाद काफी सारे कवियों ने, जिन जैसा कि आपने नाम लिया, उन्होंने बहुत सारे असल में वास्तविक योगदान साहित्य से ही हुआ है, कविताओं कविताओं से ही हुआ, काव्य साहित्य से। तो उसके बाद जो हिंदी का रूप है वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ। और जैसा कि आपने बताया कि असल में क्रांति हुई पूज्य गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के सृजन के समय पे, उसी काल में एक विशेष पहचान मिली, इस एक विशेष छवि हिंदी साहित्य की बनी थी। तो बहुत सारी चीजें आपने काम उपयोगी बताई। और अब मैं ले चलता हूँ, बुलाना चाहूंगा आदरणीय अंजलि जी को कि ये इस काल में तुलसी का, जिसको हम बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी, तो उस काल में कुछ खास परिवर्तन, कुछ विशेष परिवर्तन या कुछ विकास जो हिंदी भाषा के हुए, उसमें क्या समझते, आपको क्या लगता है कि क्या योगदान था गोस्वामी जी का, पूज्य गोस्वामी जी का और रामचरितमानस का क्या योगदान था उस 18वीं शताब्दी में? अंजलि जी। जी सर, जो भक्ति काल है, मतलब लेखनी में या फिर काव्य रचना शुरू होना भक्ति काल में, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जो समाज में बढ़ रही कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करना था, और साथ ही साथ उसका उद्देश्य ये भी था कि भारतीय संस्कृति को बचाना था। और इस काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। इस समय में संत पद्धति में नानक, कबीर, रायदास सभी प्रमुख कवि थे, लेकिन इस समय में राम भक्ति में तुलसीदास जी का विशेष योगदान रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि तुलसीदास जी
काल में जिन्होंने राम भक्ति को लोगों तक पहुंचाया है, ना सिर्फ ना सिर्फ साहित्य के तौर पर बल्कि समाज में कुरीतियों को जो बढ़ती हुई। अगर हम दूसरे काल की बात करें तो इस काल में हिंदू साहित्य उत्तर मध्य काल कहलाता है। साथ ही साथ इस काल में प्रमुख काव्य धारा का विकास होता है, कविता में रीति का आधार बनता है। भक्ति काल की काव्य धारा में हमें मिलती है, संत काव्य मिलते हैं, प्रेम आख्यान काव्य मिलते हैं, राम भक्ति काव्य मिलते हैं और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति के भी काव्य मिलते हैं। और अगर मैं इस काल की विशेषता की बात करूँ तो श्रृंगार प्रियता, अलंकार प्रियता, ऋतु वर्णन, नारी चित्रण, वीर रस की परिपाक, ये सभी इसी काल में मिलते हैं हम सभी। और इसका जो हमें आधुनिक काल में जाए हम तो आधुनिक काल में हमें देखने को मिलता है कि विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी इतिहास में गद्य की रचना शुरू हो गई। अब तक हम पद्य मतलब जो पद्य पाठ था, काव्य था, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन आधुनिक काल में आने के बाद गद्य रचना शुरू हो गई थी और इसमें गद्य समान रूप से लिखा जाने लगा। और ये काल आधुनिक काल उत्थान का, पतन का, क्रांति का, सृजन का, युद्ध का, शांति का, इन सबका प्रतीक था। इसीलिए हम इस काल के कवि दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि कहते हैं। इसीलिए मैं क्योंकि रोकने उन्होंने मैं क्षमा चाहता हाँ हूँ, रोकूंगा आपको। अभी हम आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। सूर्यम, आप क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गोस्वामी जी के योगदान को कैसे लेते हैं आप हिंदी भाषा के उत्थान में और काव्य साहित्य के उत्थान में? क्या योगदान है उनका आपके दृष्टिकोण में? गोस्वामी जी का क्या योगदान रहा है हिंदी काव्य साहित्य में? सर सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जितने भी विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। लेखनी मंच को प्रणाम। और तो जैसा कि आपने कहा है और पूछा है, तो अभी तक जितने भी जिसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इस वो विषय पे, वो उत्कृष्ट रही मेरे हिसाब से। सर मेरे मतलब यदि मुझसे पूछा जाए, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से जितना मैं समझ पाया हूँ, उससे मुझे लगता है सर कि जो श्रीमान कि जो हिंदी साहित्य का जो एक कह सकते हैं कि तार्किक जो क्रांति मान सकते हैं हम, कि हिंदी साहित्य की जो तार्किक क्रांति रही है, वो कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी से ही आरंभ होती है। 1511 के आसपास उनका जन्म होता है। जब उस समय वो उसके बाद, अपने जन्म के बाद, मुझे इस पर एक विशेष इफेक्ट याद है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ कि 1511 में उनका जन्म होता है। जब उसी के कुछ समय बाद ही भारत पर एक ऐसी मतलब कुछ ऐसे बाहरी आक्रांताओं का और तमाम अन्य शक्तियों का आधिपत्य होता है। और उन सबके बीचों बीच एक एक हमारे कवि कुल के मुखिया, मैं बाबा कहता हूँ, तो हमारे कवि कुल के मुखिया जो बाबा तुलसीदास में हैं, उन्होंने एक साधारण से राजा के बेटे को, मैं यहाँ पर आप सबका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, महाकवि वाल्मीकि जो हमारे कवि कुल के प्रमुख रहे हैं, वो उन्होंने राम को लिखा। लेकिन राम को लिखने का जो उनका मैं कहूँगा कि जो उनका भाव था, वो एक ऐसी भाषा के अंतर्गत था जहां लोग उनको समझने। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय बिल्कुल। तुलसीदास जी के लिखने के बाद आदरणीय तुलसीदास जी ने एक साधारण से राजा के पुत्र राम को भारत के कम से कम 141 करोड़ घरों में आज भी पहुंचा के रखा है। संपूर्ण भारतवर्ष में, वो चाहे हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले हो, सनातन मतावलंबी हो, या किसी अन्य विशेष धर्म के हो, यदि राम के बारे में कोई, मैं कहूँगा, एक पुष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है, पुष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए संपूर्ण विश्व कहिए ना, खाली संपूर्ण विश्व में मैंने संपूर्ण विश्व में जी, संपूर्ण विश्व में सर, तो उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक राम को पहुंचाया। राम की जो ख्याति है, राम आज, हाँ, संपूर्ण विश्व में उतनी भाव के साथ, उतनी भक्ति के साथ और उतने, मैं कहूंगा, जानकारियों के साथ, यदि मैं अन्य स्रोतों पर, मैं अन्य किसी के बारे में बात करूं, तो लगभग ऐसा है कि नगण्य साहित्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि मैं अपनी संस्कृति, अपने भारतवर्ष की बात करूं, तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में साहित्य का माध्यम बना करके
और तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से राम को संदर्भित किया है, जिस प्रकार से राम का विस्तार पूर्वक विश्लेषण संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो वो निश्चित रूप से एक क्रांति रही है। और हिंदी साहित्य का जो वो रहा है, प्रभाव रहा है इतिहास लेखन में, तो वो भी निश्चित रूप से उत्कृष्ट रहा है। और इसकी शुरुआत मैं कहूँगा कि बाबा गोस्वामी जी के लिखने के पश्चात ही होती है। तो मेरा तो मानना यही है कि हिंदी साहित्य के विकास का कि जो शून्य से और अभी जो शिखर में बढ़ ही रहा है लगातार, तो उसके बढ़ने की प्रक्रिया में जितने भी रास्ते आए हैं, उस पर मतलब शुरुआत का जो पग रखने का काम किया था, वो बाबा तुलसीदास ने ही किया था। बिल्कुल, यानी आपके शब्दों में कहें, और मैं भी सहमत हूँ इस बात से, कि जितना योगदान, वैसे तो बहुत सारे कवि साहित्यकार आए हैं जिन्होंने समय समय पर हिंदी के उत्थान में सहयोग किया है, किंतु हम गोस्वामी तुलसीदास जी के योगदान को कदाचित कभी नहीं भूल सकते। कोई भी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खास विशेषकर काव्य साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वह उसके मानस पटल पर सबसे पहले छवि आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की आती है। और उस समय जब विधान नहीं बने थे, कोई विधान नहीं था, काव्य साहित्य का कोई विधान नहीं था, विधान तो बाद में बने। तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने जिन छंदों का, जिन अलंकारों का, जिन शब्दों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, ना केवल रामचरितमानस बल्कि इनकी अन्य जितनी रचनाएं उन्होंने करी, जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे, पार्वती मंगल, जानकी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी जो अमर हैं। तो उन सब में उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का, अलंकारों का, भाषा का प्रयोग किया, वह अविस्मरणीय है। तो यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए मात्र साहित्यिक दृष्टिकोण से रामचरितमानस को देखते हैं, तो भी हमें उससे उत्कृष्ट अन्य कोई ग्रंथ दृष्टि में नहीं आता। उसके पहले भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, अनेक रचनाएं हुई, गद्य साहित्य में, काव्य साहित्य में, प्रत्येक साहित्य में, एकांकी में, प्रत्येक विधाओं में। किंतु जिस प्रकार का कहना चाहिए ना, व्यापक समर्थन रामचरितमानस को मिला, श्री रामचरितमानस को, वैसा कोई ग्रंथ नहीं है आज के युग में। जैसा भी सूर्यम कह रहे थे कि रामचरितमानस की रचना करके गोस्वामी जी ने हिंदू धर्म और हिंदी को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। और कोई भी व्यक्ति आज की स्थिति में यदि हिंदी या राम को जानता है, तो उसका प्रमुख स्रोत आज के युग में मात्र रामचरितमानस है। तो हम ये कहें कि जैसा सूर्यम ने कहा कि हिंदी काव्य साहित्य में और हिंदी के उत्थान में गोस्वामी जी के योगदान को कदाचित कोई नहीं भूल सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आगे चलते हैं, और अब मैं बात करना चाहूंगा, ऋषभ जी को बुलाना चाहूंगा। ऋषभ जी, आपकी दृष्टि में 18वीं शताब्दी तक रामचरितमानस का बोलबाला था, 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना हो गई, किंतु कई साल, कई वर्ष तो उसको मान्यता प्राप्त करने में लग गए। विषय वही था जैसा हर समय होता है, काल कोई भी हो, जो रचनाकार स्वयं को, उस युग के जो कवि थे, तुलसी युग के, तो उस युग में वो जिनको लगता था कि हम सर्वोपरि हैं, वर्चस्व है हमारा, तुलसी के रामचरितमानस देख के उनको तकलीफ होना शुरू हुई, उनको कष्ट होना शुरू हुआ, और वो सब चिंतित हुए, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि तुलसी की रामचरितमानस क्या चीज है और इसका क्या प्रारूप होगा भविष्य में। तो सारे
कविगण साहित्यकार उस युग के जो थे, उन्होंने तुलसी को कि उस साहित्य को काव्य साहित्य महाकाव्य मानने से के पीछे बहुत सारे कहने चाहिए बहुत व्यवधान उत्पन्न किए, बहुत व्यवधान उत्पन्न किए। किंतु अंतिम स्थिति तो मुझे ऐसा लगता है कि उस युग में रामचरितमानस का व्यापक रूप लेते 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 18वीं शताब्दी आ गई। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रामचरितमानस व्यापक रूप ले चुकी थी और घर घर पहुंच गई। अब मैं ऋषभ जी आपसे पूछना चाहूंगा कि तुलसी का जो काव्य साहित्य है, अधिकतर उसमें ब्रजभाषा, अवधी और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। छंदों का चौपाई छंद, तो करीब करीब सभी प्रकार के छंद अलंकारों का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि खड़ी हिंदी, खड़ी बोली जिसको हम हिंदी का नाम देते हैं, आज के युग की हिंदी, उसमें रामचरितमानस का क्या योगदान है? ऋषभ जी। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आसारदे को नमन, लेखनी मंच को नमन, पटा को नमन। जैसा कि सूर्यम भाई बोल चुके हैं, या उसके पहले बंधु गुंजित या अंजलि दीदी, या आप भी बोले सर, तो मानस का योगदान हिंदी साहित्य में न सिर्फ एक पाठक के दृष्टिकोण से, अपितु किसी भी साहित्यकार की तरफ से मानस का योगदान, श्री रामचरितमानस का योगदान सर्वोत्कृष्ट है। उस महाकाव्य से न सिर्फ एक सामाजिक नई चेतना जगती है, और हिंदी साहित्य का पूर्ण रूपेण विकास कदाचित वहीं से आरंभ हो जाता है। उस प्रस्तुति में न सिर्फ संस्कृति और धार्मिकता को बढ़ावा दिया जाता है, अपितु भक्ति, सत्य, नैतिकता, सामाजिक उद्देश्य, समाज के प्रति मानवता के मूल्यों, इन सभी का बढ़ावा आदरणीय मतलब महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी उसी पुस्तक के माध्यम से दिया। उन्होंने न सिर्फ मानस न सिर्फ एक खास वर्ग के लिए लिखी थी, बल्कि उसमें प्रयुक्त सभी सारे छंद, दोहा, चौपाई या अन्य जितने भी छंद हैं, वो सभी वर्ग के लोगों के लिए सरल भाषा में लिखी गई। उसके पहले भी प्रभु राम के विषय में सामग्री उपलब्ध थी, किंतु तुलसीदास जी ने जितनी सरलता से वर्णन किया, हाँ, जितनी सरलता सहज उपलब्ध नहीं थी, प्रत्येक वर्ग के लिए सहज उपलब्ध नहीं थी, बिल्कुल। और उन्होंने जिसे सभी वर्ग को मतलब आसानी से समझ आ गई। उन्होंने प्रभु राम के सारे संदेश, आदर्श जीवन, नैतिकता, जीवन का मार्गदर्शन कराने वाली जितने तरह से भी बातें हो सकती हैं, सारे को समाहित उन्होंने अपनी उस पुस्तक में कर दिया। तुलसीदास जी की अन्य सारी रचनाएं एक तरफ, अन्य सारी कृतियां एक तरफ, और श्री रामचरितमानस एक तरफ। कदाचित कहना गलत नहीं होगा कि श्री रामचरितमानस सर्वोत्कृष्ट है। उसमें ही इतना सार समाहित है जिससे न सिर्फ साहित्य, समाज, सब कुछ संरक्षित हो सकता है। बिल्कुल 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 ऋषभ जी, फिर आएंगे हम आपके पास। यदि जैसा आपने कहा, यदि रामचरितमानस की बात करें तो धर्म तो है ही, धर्म के साथ पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान जिसको कहते हैं, सामाजिक अध्ययन, राजधर्म, मित्र धर्म,
पत्नी धर्म, भ्रात धर्म, पुत्र धर्म, मतलब कोई ऐसा पात्र नहीं है परिवेश में जिसके लिए कुछ ना कुछ रामचरितमानस में ना हो। और एक विशेष बात यह है कि हमने रामचरितमानस को आत्मसात किया है, तो प्रत्येक भारतीय, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो जो उस रामचरितमानस में जो 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 गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है उससे अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पाता है। हाँ, एक और बात कहना चाहूंगा, ना मात्र पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पिता का धर्म, भ्रात धर्म, यहाँ तक कि दास दासियों का धर्म, वरन पति धर्म भी, उस पर भी बहुत 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 गहराई से प्रकाश डाला गया है। तो प्रत्येक धर्म को उसने समाहित किया गया रामचरितमानस में। तो कहने का अर्थ है कि ना केवल सामाजिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और एक राजधर्म की दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक व्यक्तिगत मैं अपनी बात करना चाहूंगा, तो मुझे सबसे अच्छा रामचरितमानस की पूरी कथा में लगती है राजनीति। आप लोग ध्यान दीजिए, चर्चा चल रही है तो थोड़ा सा डाइवर्ट कहना चाहिए, विचलन होगा विषय से, किंतु विचलन का विषय नहीं है, जुड़ा हुआ विषय है। एक चीज का ध्यान दीजिए, पिता ने आज्ञा दी पुत्र को कि आपको वनवास जाना है 14 साल के लिए। पुत्र ने एक क्षण बिना विचारे वनवासी के वस्त्र पहन लिए। अब पति को वनवास के लिए प्रस्तुत देख पत्नी ने भी एक क्षण में वलकल वस्त्र पहन लिए, क्योंकि पत्नी का कहना चाहिए सर्वस्व पति है, तो उनने एक क्षण में जहां आप रहोगे वहीं हम भी रहेंगे, राजमहल से क्या। और जब ये देखा तो भाई जो जो आज्ञाकारी भाई थे उनने कहा आप नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो तुरंत 3 लोग तैयार हुए। अब देखिए, पिता ने आदेश दिया है कि आपको जंगल में रहना है, आपको वन में रहना है, किसी बस्ती में नहीं जाना है, किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं करना है। देखिए, अब उनके पास ये बाध्यता है कि उनको प्रवेश करना किसी भी बस्ती में, किसी जगह जहाँ जन जहाँ पे कोई उपस्थित है, सामान्य जन लोग रहते हैं, वहां नहीं जाना है, सिर्फ वन में रहना है। और उसी समय उनकी पत्नी का अपहरण कोई कर लेता है। पत्नी का अपहरण कौन करता है? उस उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। मैं जो कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। उस काल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उनकी पत्नी को अपहृत कर लेता है। कहां से? वन से। अब उनके साथ मर्यादाएं से बंधे हैं कि वो किसी की का जो सहायता नहीं ले सकते, वन से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या किया? वन में कौन रहता है? वानर भालू। वन में कौन रहता है? वानर भालू ही ना, जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो वानर भालू इनको लगे कि यार ये थोड़ा थोड़ा दिमाग मस्तिष्क रखते हैं, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया? उन्हीं वन में रहने वालों की सेना बनाई और दुनिया के उस समय काल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त किया और अपनी पत्नी को वापस लेके आए। इससे बड़ा राजनीति का उदाहरण मुझे नहीं दिखाई देता। इससे बड़ा राजनीति का उदाहरण, मैंने तो बहुत विचार किया, बहुत सोचा,
यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि उनको बंधन में रहना था, तो वास्तविकता ये है कि रामचरितमानस में राजनीति, धर्म, राजधर्म और सामाजिक और पारिवारिक सारी नीतियां, कूटनीति, सभी प्रकार की नीतियां हैं और त्याग भी है। तो उससे अच्छा ग्रंथ शायद कदाचित, उसका कारण यही है कि आज वह इतना व्यापक है कि प्रत्येक प्रत्येक घर में पूजा जाता है। और कहना चाहिए कि गीता और रामचरितमानस इस तरह से व्यापक हुए हैं कि उनसे बड़ा कोई धार्मिक पवित्र ग्रंथ नहीं माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है, वाल्मीकि रामायण का भी जैसे आप लोग ने उल्लेख किया, उसका भी है, काफी प्रचार हुआ है, व्यापकता रही है, किंतु रामचरितमानस के समक्ष कोई नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये बात हुई आज गोस्वामी तुलसीदास जी के योगदान की। तो हिंदी साहित्य में निश्चित रूप से उनका योगदान अकल्पनीय रहा है, उनका स्थान किसी ने नहीं लिया, खास तौर से विशेष तौर से काव्य साहित्य में। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद सौम्य गई क्या? सौम्य चली गई? नहीं है। दिख नहीं रही। सौम्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी तक का हिंदी का इतिहास लगभग लगभग यहाँ तक पहुंचा था, किंतु खड़ी हिंदी का प्रयोग उस समय भी काव्य साहित्य में नहीं हो रहा था। ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी और कुछ निश्चित जगह में, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हिंदी का प्राचुर्य था, बोलबाला था, किंतु पूरे भारत में हिंदी एक मत से नहीं जानी जा रही थी। समस्त भारतवासी हिंदी के प्रति उतने जागरूक नहीं थे 18वीं शताब्दी तक। तो आप उसके बाद क्या क्या आपके दृष्टिकोण में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि उसके बाद पूरे भारत में जिस तरीके से हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया और उसकी व्यापकता बढ़ी, उसका क्या कारण था और किसने प्रयास किया उसमें? आप अपने विचार रखिए सौम्या जी। जी सर, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और सर जी का जो प्रश्न था उस पर कुछ जितना मुझे समझ में आया है उस पर अपने विचार रखना चाहूँगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर जी, मैं जितना मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा तो इसको चूँकि 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले आदिकाल, जिसमें कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो राजकवि होते थे और जो उस समय के जो महाराजा होते थे उनकी प्रशंसा की ही वो उनका काव्य और उनकी प्रशंसा पे ही बेस्ड होता था। तो फिर जब मध्य हाँ, जिसको विरुदावली कहते हैं ना, जी बिरुदावली विरुदावली, भाट कहते हैं, भाट। हाँ। जी सर। उसके बाद जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल को चूंकि 2 भागों में विभाजित किया गया, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो भक्तिकाल जो था वो की बहुत सारी चर्चा हो गई रामचरितमानस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर कोई स्वतंत्र कवि कहे जा सकते हैं तो वो स्वामी तुलसीदास जी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मतलब जैसे आपने कहा कि महर्षि वशिष्ठ ने भी रामायण की रचना की, तो उन्होंने भगवान राम पे ही उस और ऐसी भाषा में लिखा जो सबके लिए सहज सुलभ नहीं था उसको ग्रहण करना। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अवधि में जी, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि जी। तो जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा सर, तो उन्होंने उसको जैसे कि एक बहुत ही फेमस कवि भी हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिन्होंने उनके बारे में ये लिखा है कि
पन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। अवगाहन मानस में करके जनमानस का मन सारा टला। हुई भावनी भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इस तरीके से जो उन्होंने हरिओत जी, जी हरिओत जी जी की कविता। जी जी। अयोध्या के हाँ। बहादुर हरिऔध जी की ये पंक्तियां हैं। तो सर जी उन्होंने पहली बार अगर हम कहें कि किसी ने हिंदी मतलब खड़ी बोली तो नहीं कहूँगी, लेकिन अवधी और जो उसके अलग अलग जो रूप हैं उनका किसी ने जनमानस में उतना योगदान दिया, तो वो स्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि हिंदी को पूरे विश्व भर में वैश्विक स्तर पे मान्यता, तो सर जब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना आधुनिक काल की तरफ, तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अ, जी सुमित्रानंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं और जी हाँ निराला जी बिल्कुल। हैं, सूर्यकांत जी, त्रिपाठी निराला जी हैं। 4 निराला जी, स्तंभ हाँ। हैं छायावाद के। निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद जी जी और जी पंत जी। 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 तो सर जो इनकी जो रचनाएं हैं अगर आप देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक स्तर से जुड़ी हुई हैं। और इसमें जैसे महादेवी वर्मा जी को अगर हम ले लें, तो उनको जो सहज जो भावनाएँ होती हैं ना, जीवन स्तर की कि दुःख है, विषाद है और इस तरीके से। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों से, रमणीय दृश्यों से संबंधित बहुत सारी रचनाएँ और जैसे उनकी एक पंत जी, कविता है पंत जी, पंत जी। जी, जी, जी। पंत हम्म, सुमित्रानंद हम्म। पंत जी। तो उन्होंने प्रकृति से संबंधित जैसे उन्होंने एक कविता जो लिखी है कि मैं छुटपन में सोचा करता था, मैं बचपन से संबंधित एक कविता है उनकी, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो सर इसी प्रकार से बहुत सारे जो कवि हैं और उनकी रचनाएँ, तो मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है सर कि जी। पढ़ने के बाद कुछ जुड़ाव ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है, महादेवी वर्मा जी के से जोड़ पाई हूँ खुद को। तो सर मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा-सा योगदान दिया हिंदी को एक वैश्विक स्तर पे मान्यता प्रदान। मतलब आपके अनुसार कहा जाए कि हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों का विशेष योगदान रहा है। मुझे ऐसा और लगता बिल्कुल सही है। और उससे पहले एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, है। और वो है जिनने प्रारंभ किया था हिंदी काव्य साहित्य में हिंदी को स्थापित करने का, और वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी, जी, तो असल वास्तविकता यह है कि हम, जैसा कि सौम्या जी ने बोला, कि हम मान लेते हैं कि छायावादी कवियों का विशेष योगदान रहा है हिंदी को व्यापकता देने में, व्यापक रूप देने में। तो सुमित्रानंद पंत जी के बारे में जैसे आपने बोला कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता था, निश्चित रूप से। और मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूंगा, आप सबके ज्ञान में शायद, या आप लोग जानते होंगे, सुमित्रानंदन पंत जी एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने कभी भी विधान का पालन नहीं किया, कभी मात्रा भार में कविता नहीं लिखी, कभी मात्रा भार में कविता सुमित्रानंदन पंत जी ने नहीं लिखी। तब तक विधान उस युग तक आने लगे थे इनके, जिन नाम, बड़े बड़े नामों को अभी सौम्य जी ने लिया, उस युग तक विधानों का पालन होने लगा था। और काव्य साहित्य में पिंगल और उससे पहले भानु कवि, तो विधान का बहुत हद तक जो आधारशिला रखी वो तो तुलसी ने रखी। उसके बाद इस युग में विधान का पालन होने लगा था। कबीर, तुलसी, सूर, इन्हीं की कविता, और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो और एक और बात जोड़ना चाहूंगा, उस युग में चूंकि बाहरी शासक आ चुके थे भारत में, जो अधिकतर उस युग तक
ईरान, कहना चाहिए उर्दू, फारसी और अरबी का प्रभाव होने लगा था भारत में हमारे। तो उसका प्रभाव ऐसे होने लगा कि जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलने लगी। जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था उसको प्राथमिकता दी जाती थी, तो ज्यादातर लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि हम भी अंग्रेजी जाने। यही स्थिति उस युग में थी। फारसी, उर्दू, अरबी, ये जो लोग जानते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी। प्रशासन में नौकरियां, ये सारी चीजें उनको महत्व दिया जाता। तो एक हवा चलती है ना, जिस जिस बात की आवश्यकता होती है लोग उसी तरफ चलते हैं। जैसे आज के युग में चल रहा है, अंग्रेजी की जरूरत है। हर हर प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी की आवश्यकता है। तो हो क्या रहा है, प्रत्येक बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। प्रत्येक माँ बाप प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो संतान है वो अच्छे से अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पाठशाला जाए, वहां पे अध्ययन करे। और निश्चित रूप से ये सामान्य सी बात है, यही हुआ उस युग में भी। और फारसी, अरबी, उर्दू, इनके बहुत सारे जो शब्द हैं वो हिंदी में शामिल हो गए अपभ्रंश के साथ। अपभ्रंश जो देशज भाषाएं थी, उस युग का साहित्य उसमें चल रहा था, उसके साथ बहुत सारे फारसी, उर्दू, अरबी, इस तरीके के विदेशी शब्द शामिल हो गए और उनको व्यापकता भी मिली क्योंकि उनका महत्व था उस युग में। तो सामान्य भारतीय जो हैं उनने भी उसको अपना लिया। मतलब जिसको फारसी के शब्द आते थे, जिसको उर्दू के शब्द आते थे, 2, 4, 10, 20, वो उसको अलग महत्व मिलता था, तो वो अपने आप को उसकी कॉलर खड़ी रहती थी। मतलब वो सीना तान के और प्रयास करता था कि 2 आते हैं तो 4 बताए जाए कि मुझे 4 शब्द आते हैं। तो वो एक कारण था कि उर्दू, अरबी, फारसी के जो शब्द हैं वो हिंदी, हमारी जो संस्कृत जन्य हिंदी है, जो जहाँ से हिंदी हमारी जन्म हुआ, जहाँ से हिंदी का, उसमें अपभ्रंश होना शुरू हुए। अपभ्रंश उर्दू के अर्थ में मैं कह रहा हूँ, मैं हमारी भारतीय देशज भाषाओं के अपभ्रंश नहीं कह रहा हूँ। उर्दू, फारसी, अरबी के जो शब्द हैं वो मिलना शुरू हुए। अब उसके बाद जो ये युग आया, निश्चित रूप से इस युग के समस्त रचनाकार, जितने नाम लिए सौम्या जी आपने, महादेवी जी, निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, उनका विशेष योगदान रहा। तो इन्होंने, और जैसा कि आपने बताया कि इनके योगदान से ही व्यापकता बढ़ी भारत में। होता क्या है, कवि जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। कवि, और उस युग में कवि बहुत बहुत कम हुआ करते थे। आज के युग के जैसे कवि नहीं हुआ करते थे। तो व्यापकता जो मिली इसी युग से मिली। और धीरे 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 धीरे, जैसे भोजपुरी अलग थी, अवधि थी, ब्रजभाषा थी, सारी चीजों में भक्ति काल में इन्हीं भाषाओं के साथ, इन्हीं भाषाओं के का प्रयोग करके अधिकतर काव्य रचनाएं हुई हैं। सूर के युग में, कबीर के युग में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बाद खड़ी हिंदी का जो प्रभाव है वो भारत में बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं लवी जी आपको बुलाना चाहूंगा। आप प्रकाश डालिए कि उस युग से, खड़ी बोली के हिंदी युग से आज के युग तक हिंदी की क्या स्थिति रही है। सर्वप्रथम तो नमन मां शारदे, पावन मंच लेखनी को नमन, आप सभी को सादर नमस्कार। तो इतना अधिक ज्ञान तो नहीं है हमें हिंदी में, लेकिन जो बात खड़ी बोली से लेकर अब तक की है, वो ये देखा जाता है कि पहले जो हिंदी भाषा में जो हमारे श्री वो तुलसीदास जी हैं पूजनी, वो अवधी भाषा में उन्होंने प्रयोग किया।
और उस समय से लेके उस समय ज़्यादा अपभ्रंश शब्दों का ही प्रयोग होता रहा है। और जो खड़ी बोली शुरुआत हुई और अब की भाषा में ये देखा जाता है कि अब की भाषा इतनी मिश्रित हो चुकी है कि ना उसमें हिंदी है, ना खड़ी बोली है, ना अवधी है, ना भोजपुरी है, और सबसे ज़्यादा जो दिखती है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। अगर बच्चा अंग्रेजी भाषा बोलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका ज्ञान सबसे उच्चतम है, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है वो एकदम निम्न स्तर का माना जाता है। निश्चित रूप से आपका कहना ये है कि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव सबसे अधिक हुआ हिंदी के ऊपर, और हिंदी के ऊपर ये सामान्य जन में, सामान्य वातावरण में इस कारण अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है कि आज हिंदी का रूप अंग्रेजी कहना चाहिए, अंग्रेजी उस पर आधिपत्य करती चली जा रही है दिन दिन पर दिन। तो आपको क्या लगता है कि क्या केवल, चलिए इस विषय में बाद में बात करेंगे। मैं फिर गुंजित को बुलाना चाहूंगा। गुंजित, आप बताइए, जैसा लवी जी ने बताया, क्या आज के युग में हिंदी मात्र अंग्रेजी भाषा से व्यथित है या कोई और कारण है, और भी कुछ कारण है? प्रकाश डालिए, आपके दृष्टिकोण से बताइए। जी सर। तो सर्वप्रथम तो जैसा आदरणीय रवि दीदी ने कहा, तो हाँ, निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा से बहुत प्रभावित है, और इसका एक कारण हम ये भी देख सकते हैं कि जब अंग्रेजी हुकूमत रही भारत पे, तो उन्होंने उस दौरान कई बदलाव आए शिक्षा नीतियों में, और भी अन्य बदलाव, जैसे कि किसी भी सरकारी काम के लिए अंग्रेज है तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो ओहदे वाले जो लोग थे वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे। तो मुझे लगता है कि तब से ही कुछ ऐसी धारणा, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के कारण भी मानसिक ऐसी धारणा बनती आई, जिसके कारण शिक्षा नीति में जो बदलाव आए उसके कारण जो आगे बढ़ के आज तक चले आ रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो अंग्रेजी भाषा का उन्होंने कहा। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी जो हम देखें, जैसे बाहर की और भी भाषाएं हैं, उर्दू, जैसे अरबी हो गई, फारसी हो गई, ये देशज भाषाएं नहीं है। किंतु कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बनी यहीं पे है, हालांकि इतने प्रचलन में यहाँ पे नहीं है ये भाषाएं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब, क्योंकि उस टाइम पे उस समय पे अखंड भारत था, तो यहीं की उपजी भाषा है निश्चित रूप से उर्दू, जिसको जो नाम उर्दू पड़ा। लेकिन अरबी, फारसी और ये इसका अधिक प्रभाव रहा उर्दू पर, जिसके कारण, और वही प्रभाव हिंदी पर भी आजकल दिखने लगा है। तो ये एक, मतलब जो कह लीजिए कि अ, विडंबना है, या फिर एक जो, मतलब आज के दौर में एक उदाहरण दूं तो जैसे मैंने कहीं पे सुना था, एक महाविद्यालय में हिंदी दिवस में एक मुशायरा करवाया जा रहा था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। कुछ प्रसिद्ध उर्दू के गजलकार आ रहे थे हिंदी दिवस कार्यक्रम में, तो वो मुझे थोड़ी विडंबना सी लगी। तो ऐसा ही, और ये केवल आज की बात नहीं है, जैसा आदरणीय लवी दीदी ने कहा। इस चीज का मैं कहना चाहूंगा कि एक उदाहरण है जो 1935 में एक बेल्जियम से यहाँ पे एक शख्स आए थे जिनका नाम था कामिल बुल्के, जो यहाँ पे आए थे, मतलब वो प्रभावित थे भारतीय संस्कृति से। वो अ, अभियांत्रिकी करके आए थे यहाँ पे। उसके बाद वो कुछ समय उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाया, और मतलब कुछ कुछ जगहों पे भारत में पढ़ाया। वो उस समय हिंदी भाषा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसके बाद हिंदी भाषा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इसी के साथ वो उस समय पर उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि ये दुखद है कि भारत में रहने वाले लोग, जहाँ की हिंदी भाषा है, यहाँ पे रहने वाले लोग उस हिंदी को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। वो उस हिंदी को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। जबकि, और आज भी देखें तो आज भी बाहर के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाने लगी है।
हिंदी, संस्कृत बाहर के कई विश्वविद्यालयों में मिलेगी। लेकिन आज भी 1935 के 90 साल बाद में भी आज भी वो चीज कायम है कि हिंदी मतलब जिस प्रकार से अंग्रेजी को उस समय भी, जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी हुकूमत थी तो निश्चित रूप से अंग्रेजी का एक अलग ओहदा देखा जाता था। अब भी अ, है नहीं हुकूमत, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अधीन है। तो वो कारण है कि आज भी 90 साल बाद में भी अ, हिंदी को बोलने में लोग शर्म महसूस करते हैं। हाँ, मेरा लेकिन प्रश्न यही है कि आपको क्या लगता है कि क्या आज के परिवेश में मात्र हिंदी को प्रभावित जो कर रही है वह भाषा अंग्रेजी है या और कुछ कारण है? अंजलि, आप बताइए, आपके दृष्टिकोण में आज के परिवेश में हिंदी भाषा को प्रभावित करने वाली अन्य भाषा अंग्रेजी के अलावा कोई और कारक ऐसा दिखाई देता है क्या कि जो प्रभावित कर रहा है शुद्ध हिंदी को? सर्वप्रथम मैं तो भारतीय हिंदी जी की कुछ पंक्तियां सर जो मैं बताना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान, निज भाषा उन्नति लहे, सब उन्नति को मूल। हाँ हाँ, पढ़िए। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय पर छूट। मतलब ये ऐसा है कि 14 सितंबर जो आज जो हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, संविधान सभा में आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। लेकिन सर बात ये है कि राजभाषा के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि हमारे देश ठीक में है, कुछ ठीक है। मेरा प्रश्न असल में ये था कि क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई और भाषा है जो आज की हमारी हिंदी भाषा को प्रभावित कर रही है? सूर्यम, आप बताइए, आपके दृष्टिकोण में क्या कारक हैं? जो अंग्रेजी ही है क्या जिसने पूरी तरह से हिंदी को प्रभावित किया है, या कुछ और कारण आपके दृष्टिकोण में दिखते हैं? प्रथम तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि वैयक्तिक अवधारणा में हम या खास करके भारतीयों के संबंध में यदि हम कहें तो एक ऐसी भावना है कि जो अन्य देश के लोग हैं, जो विदेशी हैं, वो किसी न किसी कारण से स्वयं से अच्छा मानते हैं उनको। जैसे हमारे यहाँ जो इतिहास पढ़ने की और पढ़ाने की परंपरा है, तो इतिहास लेखन की जो विकसित परंपरा है वो इसी आधार पर विकसित हुई है कि हमारे भारतवर्ष के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में विदेशियों ने क्या लिखा है। तो निश्चित रूप से उस प्रभाव और अप्रभाव की प्रक्रिया में निश्चित रूप से भाषा भी प्रभावित हुई है, और वो सिर्फ अंग्रेजी से ही प्रभावित नहीं हुई है। एक मान्यता है कि जो उर्दू भाषा है वो विकसित हुई है और फारसी भाषा के सम्मिश्रण से विकसित हुई है बंगाल वाले क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं अगर जी व्यक्तिगत सर, मेरा भी यही मानना है कि अंग्रेजी का तो नाम लिया जाता है, जी बिल्कुल, अंग्रेजी का प्रभाव, लोग कहते हैं अंग्रेजी की वजह से कारण हिंदी प्रभावित हो रही, अंग्रेजी के कारण हिंदी प्रभावित हुई, जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदी जो है ना, उस पर प्रभाव उर्दू, फारसी, अरबी इन भाषाओं का अधिक हुआ है। और जैसे अभी गुंजित जी ने बोला कि कहा जाता है कि यहीं आके पैदा हुई ये भाषाएं, तो कितना तार्किक लगती है ये बात आपको? सूर्यम, आप बताइए, आपको कितनी तार्किक लगती है कि कोई विदेशी भाषा हिंदी में आके पैदा हुई है? कहाँ तक सत्यता है इस बात में? प्रथम तो विदेशी हाँ, भाषा का एक बात मैं मान सकता हूँ कि कोई भाषा मान लीजिए ईरान से आई, अफगानिस्तान से आई, या अरब देशों से आई, यहाँ आगे थोड़ा सा उसका रूप अब विकृत हुआ, परिवर्तन हुआ, कुछ शब्द जो है वो कुछ परिवर्तित हो सकते हैं, किंतु मूल भाषा किसी और देश की हमारे देश में आके कहाँ से आई? ये बात कितनी तार्किक लगती है? जो लोग वास्तव में इस बात की दलीलें देते हैं लोग कि नहीं, ये जो अरबी, फारसी, उर्दू है, ये हमारे देश में ही पैदा हो गई। कैसे हो सकता है? ये संभव है क्या? आप अपने दृष्टिकोण से बताइए सूर्यम, क्या है, आपको लगता है कि ये संभव है कि विदेश की कोई भाषा आके हमारे देश में विकसित हो जाए, फल फूल जाए? बताइए। निश्चित रूप से पूर्णतया कुतार्किक कथन है, पूर्णतया कुतार्किक दृष्टिकोण है यदि यह माना जाए। मैं उदाहरण के लिए कहूंगा कि यदि किसी
किसी अन्य व्यक्ति का मेरे घर में आकर के, किसी अन्य व्यक्ति का कोई बालक बालिका मेरे घर में आकर के, उसका कोई बच्चा मेरे घर में आकर के जन्म ले लेता है, तो निश्चित तौर पे मेरे घर पे उसका कोई हक नहीं है आकर के। यदि उसने जन्म लिया है तो ये हम नहीं कह सकते कि उसका जितना उत्तराधिकृत मैं हूं अपने पिता की संपत्ति के लिए, उतना ही उत्तराधिकार उसका भी अपने पिता के, मेरे पिता की संपत्ति पर। तो यदि ये हम बिल्कुल मान भी लें, यदि हम बिल्कुल मान भी लें कि हमारे घर में आकर के वो विकसित हुई है, निश्चित मैंने भरे मंचों से सुना है सर, लोग कहते हैं कि जो है 5 लाइनें बोल करके दिखाइए और ये बिना उर्दू के, तो हम कैसे मान लें कि हम उर्दू से अलग। निश्चित रूप से हम नहीं मान सकते कि हम उर्दू से अलग हैं, हम या अलग हैं या नहीं अलग हैं, वो तो एक बाद का विषय है। किंतु यह कहना कि हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा इसी आधार पे चल रही है, तो ये निश्चित रूप से कुतार्किक है। हम पढ़ें केशव को, हम पढ़ें तुलसीदास को, हम पढ़ें महाकवि बिल्कुल भूषण बिल्कुल को, बिल्कुल, बहुत जिन्होंने। अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने सूर्यम, कि जी हम धन्यवाद सर। ये आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में कोई आपको इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है कि 5 पंक्तियां पढ़ के बताइए जिसमें उर्दू अरबी शुद्ध हिंदी हो, कहने का अर्थ ये दे सकता है, कोई भी ये साहस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज के परिवेश में बाकियों को तो छोड़ दीजिए, साहित्यकार स्वयं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं है उनका कि हमारी वास्तविकता है ये। अगर 2 लाइन 4 लाइन 2-4 पंक्तियां, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे से बीच बीच में अंग्रेजी के या किसी दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं बीच में, ये हमारा कहना चाहिए संस्कृति होती जा रही है। और यह, इसके पीछे मेरा जो मानना है वो ये है कि ये भाषा, मान लीजिए वहां से विदेशी आए, उनके किसी बालक ने जन्म लिया भारत में आके, भारत में आके किसी ने जन्म लिया, तो उस शिशु को भाषा, ठीक है अपने माता पिता की भाषा मिलेगी विरासत में, किंतु जहां वो रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ उसकी भाषा पर? हिंदी का प्रभाव उन भाषाओं पर क्यों नहीं हुआ? निश्चित उन रूप से सर, विदेशी मेरा भी उन कथन यही था, बिल्कुल। बिल्कुल उन विदेशी भाषाओं का ही प्रभाव हिंदी पर क्यों पड़ा? ये प्रश्न तार्किक है। खैर, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, तो आगे बढ़ते हैं, इस विषय, इस बिंदु को यहीं छोड़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से आज के हिंदी परिवेश में यदि हिंदी के को प्रभावित कुछ कर रहा है तो वह कर रहा है न केवल अंग्रेजी, बल्कि उर्दू, फारसी, अरबी, ये जो शब्द हैं ये कर रहे हैं प्रभावित, और इसने मूल रूप विकृत किया है हिंदी का। जबकि प्रश्न चिन्ह ये खड़े किए जाते हैं कि देशज भाषाएं जो हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, ये और जो देशज भाषाएं हैं, उनकी वजह से खड़ी हिंदी प्रभावित हो रही है। आज का साहित्य ये मानता है, आज के साहित्यकारों का ये मानना है कि इन देशज भाषाओं से खड़ी हिंदी प्रभावित हो रही है। अब ये कितना तार्किक है, इसका जवाब आप दीजिए हमको, अंजलि। अभी रजनी सर जी कुछ कह रही थी, रजनी जी क्या बोल रहे थे? जी सर जी, नमस्कार सर जी, और सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मैं चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं ये प्रश्न आपके पास प्रतिस्थापित करता हूँ अंजलि से। प्रश्न जी सर जी, यही तो है, हाँ, प्रश्न फिर से पूछूं या आप सुन रहे थे? नहीं सर जी, फिर से एक बार दोहरा दें प्रश्न। भाई मेरा प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है कि क्या वास्तविकता ये है कि हिंदी को प्रभावित करने में मात्र अंग्रेजी का योगदान है या और भी विषय हैं, और भी कारक हैं? और दूसरा प्रश्न ये कि आज के साहित्यकारों का ये मानना है कि खड़ी हिंदी को प्रभावित करने में देशज भाषाओं का योगदान है, तो उनका ये मानना है कि देशज भाषाओं को अलग कर दिया जाए और फिर शुद्ध
केवल खड़ी बोली में साहित्य रचना करी जाए। तो आप इस बात को व्यक्ति के दृष्टिकोण से कितना सही मानती हैं? आप अपना पक्ष रखें। सर जी नमस्कार। मेरा अनुभव इस मामले में ये कहता है कि हिंदी को सिर्फ अंग्रेजी भाषा प्रभावित नहीं कर रही, जैसा कि आपने सब लोगों ने कहा कि अरबी, उर्दू, फारसी, ये जितनी भी भाषाएं हैं जो कि विदेशों से आई हैं, और क्योंकि भारत कई वर्षों तक कई लोगों के गुलाम रह चुका है, मुगलों के, अंग्रेजों के और तुर्कों के, तो जाहिर सी बात है कि उनका असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत को ही गुलाम बनाए, वो और भी देशों को गुलाम बना चुके हैं, लेकिन वो सारी देश उन भाषाओं को छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। वो जो क्षमा चाहूंगा, मैं एक क्षण आपको रोकूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम आज के परिवेश की बात करें, आज के वातावरण की बात करें, तो आज तो हमारे पास कोई बंधन नहीं है। नहीं, आज कोई बंधन नहीं है, लेकिन वही मैं बताना चाह रही हूँ सर जी कि आज कोई बंधन नहीं है हमारे पास। बस दिक्कत क्या है कि अगर मैं मुंबई में कार्यरत हूँ, तो मुंबई में जब मैं बात करती हूँ किसी से हिंदी में, तो उधर मुझसे मराठी में बात की जाती है। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि हिंदी को प्राथमिकता सिर्फ वो लोग दे रहे हैं जहाँ जो पर्टिकुलर जो कि एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र से बाहर जाने उस क्षेत्र में हम मान सकते हैं, मध्य क्षेत्र कहला गया, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र कहला गया, कुछ बिहार का क्षेत्र कहला गया, इस तरीके से कुछ मध्य क्षेत्र जो है ना, यहीं पे हिंदी की प्रचुरता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ हिंदी को हीन भावना से देखा जाता है। हीन भावना से देखा जाता है। सबसे बड़ी वजह यही है सर जी कि हिंदी को व्यापकता नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं वो मराठी में बात करते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश को भी इसी वजह से प्राथमिकता दी जा रही है कि अगर हमें दूसरे की भावनाओं को समझना है तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, जिस वजह से थोड़ी बहुत जो हिंदी बची है हमारे पास में, उत्तर भारत के पास, बिहार, यूपी, सबके पास में, वो भी धीरे धीरे खोते जा रही है। और इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का कोई वो नहीं है कि हाँ इनकी वजह से हिंदी खराब हो रही है, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रीय भाषाएं अपनी जगह हैं, जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन शुद्ध हिंदी अगर कहीं प्रभावित हो रही है तो बस इसी वजह से कि हम कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं क्षेत्रवाद में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस वजह से। तो ये एक कारण रहा है। और इस वजह से भाषा के आधार पे भी राज्यों का बंटवारा हुआ है, पहले की सरकारों ने किया है। तो राजनीति भी कहीं ना कहीं बीच में आती है हिंदी को नीचा दिखाने में। तो मेरा मतलब ये कहना है। बिल्कुल सही, और काफी तार्किक विचार हैं आपके। और मैं भी, और मेरे ख्याल से प्रत्येक परिचर्चा में सम्मिलित व्यक्ति इस बात से सहमति रखता है कि कहने को कुछ भी कह दिया जाए, किंतु वास्तविकता यह है कि आज की हिंदी को प्रभावित करने वाली यदि कोई कारक है, कोई कारण है, तो वो मात्र अंग्रेजी नहीं है, हमारी देशज भाषाएं नहीं है, बल्कि जो अन्य भाषाएं घुस चुकी है जिनको हिंदी का पर्याय मान लिया गया है। सच्चाई ये है कि हिंदी भाषा, उर्दू के शब्द बोल के, और लोग कहते हैं हिंदी तो बोल रहे हैं हम, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द इस तरीके से घुल मिल गए हैं आज की बोलचाल की हिंदी में कि लोगों को लगता है कि हम तो शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। आप आज हिंदी दिवस है, आज की शुभकामनाएं जाके देख लीजिए किसी सोशल मीडिया में, आपको एक दो जगह कहीं शुद्ध हिंदी के शब्द मिल जाए, मैं नहीं जानता, मुझे तो सुबह से अभी तक नहीं दिखे। हिंदी में शुभकामनाएं दी जा रही हैं और कहीं उर्दू के शब्द डाले गए हैं, तो कहीं सीधे सीधे अंग्रेजी के शब्द डाले गए हैं, तो कहीं, मतलब कहना चाहिए कि हमको इस स्थिति में हम हिंदी के उत्थान को कहाँ लेके जा रहे हैं, और ये जिम्मेवारी किसकी है? सूर्यम, आप प्रकाश डालिए इस विषय में कि आज के परिवेश में हिंदी का रूप क्या है और हम उसको किस तरीके से उसके मूल रूप के तरफ वापस लेके जा सकते हैं, हम मतलब एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम तो मैं एक आलोचनात्मक व्याख्या ही कहूंगा, मैं करना चाहता हूं। अभी कुछ ही किंचित समय पहले
आदरणीय अंजलि जी ने एक जो पंक्ति थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो उस पंक्ति को पढ़ा और उसमें उन्होंने पढ़ा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को सूल। ये पंक्ति पढ़ते समय, ये पंक्ति लिखते समय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन मतलब जो कि एक, मैं विदेशी ही कहूंगा, एक अलग भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ना तो हिंदी खड़ी बोली में प्रयुक्त होता है, ना तो विशेष रूप से वो हिंदी का शब्द है। तो कहीं ना कहीं सर एक जो हम लोगों का, मैं विशेष हम से तात्पर्य साहित्यकारों से है कि हम लोग को जो अभिरुचि रही है वो इस बात पे, क्षमा चाहूंगा। असल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की जो मूल भाषा थी लेखन की वो उर्दू फारसी थी। उन्होंने गजलें बहुत अच्छी लिखी हैं, तो उनकी भाषा में कहीं ना कहीं उर्दू फारसी ये जो कहना चाहिए शब्द है ना, ये आना स्वाभाविक है। ये तो उनके साहित्य में, उनने गजलें भी बहुत लिखी हैं, शुद्ध फारसी अरबी में गजलें हैं उनकी, काफी हद तक गजलों में भी योगदान रहा है उनका। तो हम व्यक्तिगत इस विषय को हम एक लाभ दे के छोड़ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो था वो बहुत स्पष्ट नियत नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। उनका योगदान निश्चित रूप से बहुत था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम आज की वर्तमान परिस्थिति को किस प्रकार हम मान लीजिए हमारा लेखनी परिवार, उससे जुड़े हुए 30 साहित्यकार, हम अपने स्तर पर क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ परिवर्तन ला सकें, मतलब जो संभव हो हमारे लिए, जिसका सर मेरे दृष्टिकोण में यह है कि सर्वप्रथम तो हमें जो, यदि हम इस स्तर पर उपयुक्त हैं कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग लेखन में और अपनी वाचिक परंपरा में कर रहे हैं, तो हमें आगे आने वाली जो पीढ़ियां उनको प्रेरित करना चाहिए। विशेष रूप से मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, विशेष रूप से अध्ययन की भावना को विकसित करना होगा, और अध्ययन की भावना में भी ऐसी पुस्तकें जो हिंदी से, मैं कहूंगा कि यदि संभव हो तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का भी प्रयोग करें, उनके अर्थों को ढूंढे, उनकी पर्यायवाचियां ढूंढे और उनसे पढ़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बहुत ध्यान देने योग्य बात है, स्मरणीय है, और कहना चाहिए संकलन योग्य बात आपने कही कि यदि हम जो शब्दकोश का प्रयोग करते हैं अर्थ ढूंढने के लिए, पर्यायवाची ढूंढने के लिए, उसमें हम हिंदी संस्कृत डिक्शनरी के शब्द ढूंढें, ना कि हिंदी डिक्शनरी। हम प्रयोग करें हिंदी संस्कृत डिक्शनरी का शब्दकोश, जो हिंदी संस्कृत शब्दकोश हो, तो बहुत हद तक, बहुत सामान्य परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि काफी सारे शब्दों का हमारा जो शब्द भंडार बढ़ेगा और धीरे धीरे रुचि हमारी बढ़ेगी। जब हमारी स्वयं की रुचि बढ़ेगी तो हमारे लेखन में वो शब्द आएंगे, और हमारे लेखन में वो शब्द आएंगे तो कोई कुछ भी बोलता रहे उसका प्रभाव पाठकों पे पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अंजलि, आप क्या सोचते हो इस विषय पे? आप बताओ। सर, हमारा लेखनी परिवार अभी से अग्रसर है इस पथ पर, क्योंकि हम जो इंटरनेट पर डालते हैं, और आजकल इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हिंदी भाषा के भविष्य के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना सबसे सही उपयोगी साधन है, क्योंकि इससे होगा ये कि हम बहुत लोगों तक हिंदी को पहुंचा पाएंगे, और जिन लोगों को जो नहीं आता हिंदी के बारे में, जो ज्ञान नहीं है, वो उन तक पहुंच रहा है। जैसे कि अभी हमने लेखनी दिवस मनाया था, तो उसमें हमने अलग अलग विधा, छंद, कई काव्य हुए, गीत हुए, इन सब की बात हुई। तो इससे होगा ये, जिसने कभी इन चीज़ों को नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा, वो इससे जान पाएगा। उसे ये तो पता चल जाएगा कि ये गाई कैसे जाती हैं, और आप तो विधान बताते हैं गाने से पहले, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि किस मात्रा भार में वो लिखी गई हैं। तो उसकी रुचि बढ़ाने में वो चीज़ सहायक होगी आगे जाकर। लवी, आप बताइए, लेखनी, व्यक्तिगत लेखनी की बात करें तो लेखनी परिवार इस क्षेत्र में क्या क्या
जो प्रयास है वो कर रहे हैं, क्या क्या पग उठा रहा है लेखनी परिवार, क्या किंचित सफल है, कहाँ तक पहुंचा है और क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है? सर जी, सर्वप्रथम तो लेखनी का जो आधार है वो पारंपरिक छंद सृजन है। तो मान्यता यही है कि हमारे जो लेखनी में है वो छंदों का सृजन हो, और सबसे ज्यादा जो है वो मानक शब्दों का प्रयोग जितना कम हो वो उसका आधार है। क्योंकि कहते हैं कि सब लोग बहुत टिप्पणियां मिलती हैं, प्रतिक्रिया मुझे व्यक्तिगत मिली है कि आप मानक शब्दों का प्रयोग करें अपभ्रंश छोड़ के, तो आपका जो लेखन है वो सुधर सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर छंदों में अपभ्रंश शब्दों का या जैसे ब्रज भोजपुरी का नहीं होता है प्रयोग, तो वो उतनी लयात्मकता से नहीं आती है। क्योंकि आपका ही एक जैसे वो है कि उसमें कि अवधि ब्रज भोजपुरी में अब शब्दों को आदेश नहीं, तो वही है कि अब उनका आदेश ही नहीं है कि वो भोजपुरी में लिखे या अवधि में लिखे या ब्रज भाषा में लिखे। तो वही है कि हमें इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कि इस छंद का विशेष रूप से है उसके उसकी लय, उसके गढ़ और निश्चित रूप से वार्णिक छंद जो होते हैं उन पर, क्योंकि मात्रिक जो छंद होते हैं उनमें ये होता है कि हम मात्रा पतन कर सकते हैं, तो सब लोग सुविधा उसे मानते हैं कि हाँ हम उसको 2 को 1 कर देंगे, गजबी करण करके उसको आ जाएगा। सर आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मात्रा पतन का किसी भी छंद में विधान में कहीं कोई स्थान नहीं है। किसी भी काव्य साहित्य में कोई भी स्थान नहीं है मात्रा पतन, चाहे वो मात्रिक छंद हो या वार्णिक। वार्णिक में तो कोई जगह ही नहीं है, मात्रिक छंदों में भी मात्रा पतन का कोई स्थान नहीं है हिंदी काव्य साहित्य में। तो ये सब जो सरलता के नाम पर किए जा रहे, बनाए जा रहे नियम है जो लोग अपने व्यक्तिगत अपने हित के लिए बनाते हैं और सरलता का नाम दे देते हैं। तो बिल्कुल ठीक, आपने जितना ही बोला, हम लेखनी जो हमारी कदम उठा रही है, जो पग उठा रही है लेखनी, वो ये है कि हमारा मूल उद्देश्य पारंपरिक छंद विधान है और देशज भाषाओं के साथ, मानक शब्दों के साथ हम कविता को प्राथमिकता देते हैं। एक और बात जो आपने बताया कि लोग बोलते हैं कि आपका लेखन यहाँ पहुंच जाएगा, आपका लेखन वहां पहुंच जाएगा, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है इस विषय में, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है कि देखिए, ये सब अनुचर अनुचर के गुण हैं कि किसी ने आपको बोला कि आप ऐसा कीजिए तो आप अच्छे हो जाओगे, और आपको बाध्यता है उनको मानने की, क्योंकि आपको उनके पत्रिका में अपनी कविता छपवानी है या आपको उनके पटल में रहना है, तो आपको निश्चित रूप से उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा जैसा वो बोलेंगे। तो ये चीज, ये बात वहां लागू होती है, उनके लिए आवश्यक होती है जो किसी समूह के पीछे चल के या किसी पत्रिका में या किसी धन के लालच में या किसी भी विषय से, किसी अन्य कारण जो जो निश्चित रूप से आप किसी अन्य समूह में जाएंगे तो आपको उस समूह के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो आपके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हमारा जो है ना, हमारा अपना समूह है, हम सब स्वतंत्र है और हमारे बहुत दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है कि पारंपरिक छंद विधान जो है वही अंतिम है और वही प्रथम है, हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अन्य सरलता के रूप आप देख चुके हैं कि जो स्थिति है वो कहाँ पहुंचती जा रही, सरलता का नाम दे दे के, कहीं मात्रा पतन, तो कहीं फिर उर्दू के शब्द, तो कहीं खड़ी बोली के नाम पे कहीं कुछ तो कहीं छेड़छाड़, तो इस विधा को उस विधा से मिला के, तो कुछ कहने करते कि ये विषय बहुत व्यापक, हम लोग कई बार बात कर भी चुके हैं इस विषय में। मेरा कहने का अर्थ है कि लेखनी इस दिशा में अग्रसर है और लेखनी प्रयास करती है कि जब हिंदी रचनाएं सृजन की जाए तो उसमें अधिक से अधिक भरसक हिंदी के शब्द हों। और हम गजल से भी गुरेज नहीं करते, गजल से हमें परहेज नहीं है, गजल भी निश्चित रूप से बहुत सुंदर सी विधा है और अभिव्यक्ति का बहुत सुंदर सा एक क्षेत्र है।
किंतु गजल जब हम कोई गजल का सृजन करते हैं तो हमारा प्रयास लेखनी के सदस्यों को ये रहता है कि गजल को हम गजल के वास्तविक रूप में लिखें, गजल को कविता जैसे ना लिखें, हिंदी के शब्द गजल में ना डालें, जितना संभव हो उतने अंग्रेजी के शब्द डालें जो आजकल चल रहा है, और जब हम कविता लिखें तो उसमें उर्दू के शब्दों से परहेज करें। हम हमारे प्रत्येक लेखनी का सदस्य यही करता है। तो एक स्थिति तो यह है कि प्रत्येक सदस्य लेखनी परिवार का इस क्षेत्र में अग्रसर है और अपने अपने स्तर पर जितना संभव हो वो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक सदस्य लेखनी परिवार का हिंदी की सेवा कर रहा है। तो इस बात से बिल्कुल कोई असहमत नहीं होगा कि हम अपने स्तर पर जितना हमारे लिए संभव है उतना हम कर रहे हैं और हम अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। अब काफी हद तक चर्चा हुई, अच्छा लगा। कुछ विषय रह गए हैं और उनमें सबसे प्रमुख विषय यही रह गया है जो जिस विषय में हम अभी बात कर रहे हैं कि आज के परिवेश की हिंदी का रूप यह है और उसके कारण ये हैं, उसके निदान क्या है। तो मेरा ये है कि आप प्रकाश डालिए, संक्षिप्त प्रकाश की लेखनी जो है इस दिशा में हिंदी के हित में क्या कुछ प्रयास कर रही है, क्या किंचित सफल है और क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है। हम अपने स्तर पर अपने परिवेश में क्या कुछ कहीं मातृभाषा की सेवा कर पा रहे हैं। गुंजित आप प्रकाश डालिए और इसके बाद हम एक समीक्षा करेंगे संक्षिप्त और उसके बाद इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। जी सर। तो जैसा आपने कहा कि लेखनी किस प्रकार कार्यरत है, तो ये बात आज के इस आयोजन से ही सिद्ध होती है कि ऐसे आयोजन और लेखनी लाती रहती है समय समय पर। इसके अलावा जैसे लेखनी पटल पर प्रतिदिन के नियम बने हुए हैं कि छंद का दिवस है और गीत का दिवस है। कविता प्रत्येक विधान पर प्रत्येक अलग अलग विधाओं पर हम लिखते हैं। तो जैसा आदरणीय संजीव सर ने कहा, ऐसा नहीं कि गजल को हम नहीं लेते साथ में, गजल भी खूबसूरत विधा है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, जो अंतिम और प्रथम उद्देश्य है, वो पारंपरिक छंद विधान ही है। तो उस पर लेखनी कार्यरत है सदैव। लेखनी समय समय पर, जैसे अभी लेखनी दिवस में प्रतियोगिताएं करवाई थी जिसमें कविता, गीत, गद्य प्रतियोगिता थी। उसमें कई बहुत सुंदर छंदबद्ध रचनाएं आई और हमें पढ़ के निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही और भी आयोजन लेखनी करती रहती है। अर्थ यह हुआ कि लेखनी अपने स्तर पर हिंदी साहित्य की सेवा कर रही है जितना संभव है उसके लिए। और मेरा ये कि और क्या क्या कदम लेखनी परिवार ने उठाए हैं जिसके द्वारा हम मातृभाषा की सेवा कर पा रहे हैं आज की स्थिति में। मेरा अर्थ है कि आप अपने आयामों के विषय में कुछ बताएं कि हम जैसे कि आपका एक पटल है, साहित्य का पटल है, इसके अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जी सर, इसके अतिरिक्त जैसे लेखनी के 5 साझा संकलन निकल चुके हैं। उसमें भी आप देखेंगे तो कई छंदबद्ध रचनाएं, कई लयबद्ध रचनाएं बहुत मिलेंगी आपको, और साथ में उनके विधान है। क्योंकि देखा क्या जाता है कि जब हम किसी छंद का या किसी भी विधा का विधान खोजते हैं तो इंटरनेट हमें भ्रमित कर देता है। कहीं कुछ दिया रहता है, कहीं कुछ। और इंटरनेट ही क्यों, मतलब इंटरनेट पर डालने वाले लोग, क्योंकि जैसा मतलब प्रचलन में है कि लोग सरल सरल करते करते मुख्य विधान से ही विचलन करने लगे। तो वो आप देखेंगे बाहर तो वो बहुत मिलेगा, लेकिन लेखनी में ऐसा नहीं है। लेखनी में जो उचित विधान है उसका, जो और किसी काव्य पाठ भी होता है तो जो उचित लय है उसकी, उसके साथ में हम रखते हैं, जिससे अन्य जो लोग हैं उन्हें इस चीज का पता लगे कि क्या छंद है, क्या विधान है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि लेखनी परिवार मूल विधाओं से परिचित कराता है।
समस्त साहित्यिक पाठकों को जो लेखनी परिवार के साहित्य से किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो हम इस साहित्य को किन किन किस किस प्रकार से क्या क्या प्रयास लेखनी परिवार क्या क्या आयाम लेखनी परिवार क्या क्या जो पग है वो उठा रहा है, किस किस प्रकार से वो अपनी जो साहित्य की पारंपरिक विधाएं हैं या जो जो मूल काव्य साहित्य है उसको कैसे कैसे पहुंचा पा रहा है विभिन्न पाठकों के पास। मेरा अर्थ है आप जैसे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप करते हैं, सारी रचनाएं पोस्ट होती हैं, वहाँ विस्तृत चर्चाएं होती हैं जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक मेरा ज्ञान है, आपका अपना लेखनी परिवार का ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है। मैं इस विषय में आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहा था कि थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालिए कि लेखनी और क्या क्या कर रही है और क्या क्या करने की आवश्यकता है। जी सर, तो जैसा आपने कहा कि मतलब और जैसा अंजलि दीदी ने भी कहा कि जो विभिन्न माध्यम है हमारे पास सोशल मीडिया के, जो लोग कुछ भी आजकल उल-जलूल डाल देते हैं, उसको हम सही प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं और वो लेखनी परिवार कर रहा है। ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और उस पर जैसे हम समय-समय पर जैसे आयोजन लाते रहेंगे और मेरा ये सुझाव है कि आगे भी हम ऐसे और आयोजन और इसके अलावा और सुझाव ही नहीं हम निश्चित रूप से करेंगे कि जैसे प्रत्येक छंद विधानों का हम एक संक्षिप्त रूप से वीडियो बना के जिससे और लोगों तक पहुँच पाए। अभी हम पटल पर डालते हैं, जिससे कि पटल के जो लोग हैं वो समझ पाएँ। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अन्य लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि इस छंद का सृजन ऐसे होता है, इसकी लय ऐसी है और वो सब हम कर सकते हैं जिससे और इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से हम और लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि जो तकनीक है उसका हम मतलब समय के साथ-साथ जो तकनीकें नई-नई आ रही हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे और करते आए भी हैं। जैसा आदरणीय संजीव सर ने कहा ब्लॉग और उन सब पे हम लोग नियमित रूप से अपनी रचनाएँ प्रकाशित करते रहते हैं ब्लॉग पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और आगे भी करते रहेंगे। नाम क्या नाम है आपका? आपका गुंजित, जैसा कि आपने बताया कि आपको लेखनी परिवार का अपना ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप है, तो यहाँ पे समय-समय पर साहित्य संबंधित तो जितना संभव है हम लेखनी परिवार अपने स्तर पर इन सब पर कार्य करता रहता है, सदैव तत्पर रहता है और वास्तव में जो 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 मूल सिद्धांत है उसको समस्त पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि पाठक आज की स्थिति में मूल सिद्धांत पारंपरिक छंद सृजन के मूल गण और वर्णों को समझ नहीं पा रहे हैं। कई तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। असल में अधिकतर पाठक लोग जो हैं वो भ्रमित होते हैं और उनको उचित स्रोत नहीं मिल पाता है कि कहाँ से वो मूल बातों को यदि वो चाहते हैं, उत्सुक हैं, तो कहाँ से उन्हें मूल बातें प्राप्त होगी। तो लेखनी परिवार इस दिशा में पर्याप्त तो प्रयास कर रहा है और यदि पाठकगण चाहें तो लेखनी परिवार के यूट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक और आज की स्थिति में हम सोशल मीडिया जिसको कहते हैं ना, उससे उसको अलग रख के, पृथक रख के नहीं चल सकते। वो जीवन का इस तरीके से हिस्सा हो गया है कि उसके साथ ही चलना पड़ेगा, तो उसका अपना महत्व है। और इन्हीं सब दृष्टिकोण को रखते हुए जैसा गुंजित जी ने आपको संक्षिप्त में बताया कि लेखनी किस किस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयास कर रही है और मातृभाषा की सेवा करने का प्रयास कर रही है। भविष्य में क्या-क्या उन्होंने बताया, उनकी बहुत प्लान जो जो रूपरेखा है भविष्य की, तो सराहनीय कदम है गुंजित। और बहुत अंत में मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी समय हो चुका है और मर्यादा है समय की। हम इस आज की चर्चा के सार
की बात करें तो मातृभाषा हिंदी, इसके प्रति हमारी कम से कम प्रत्येक कवि या साहित्यकार की जिम्मेवारी जो है वह अधिक हो जाती है, और बहुत सराहनीय प्रयास लेखी परिवार की ओर से हो रहा है, प्रत्येक सदस्य की ओर से हो रहा है। और आज की परिचर्चा में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के जिस प्रकार हिस्सा लिया, जिस प्रकार भाग लिया, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद करता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से अंजलि जी, गुंजीत जी, ऋषभ जी, सूर्यम जी, लवीश जी, सौम्या, रजनी जी, आदरणीय रजनीश सोनी सर जी, संप्रीति जी, आप सभी का विशेष आभार करते हैं। हम इस प्रकार के कार्यक्रम लेके, इस प्रकार की परिचर्चाएं लेके आते रहेंगे पटल पर, और इससे निश्चित रूप से लाभ होगा सभी को। तो इस सब के बाद मैं आज की इस परिचर्चा को के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन लेखनी, और एक बार फिर हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं, और नमन लेखनी। श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।